हेलो, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये पूरी तरह मुफ्त चैनल है, फ्री क्लासेज हैं। जैसा कि मैं आपको नोटिफिकेशन में बता चुका हूँ, फेसबुक वगैरह पे भी बता चुका हूँ, ये फ्री क्लासेज हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल मिलेगा। मैंने अभी जस्ट अभी ज्योग्राफी का कुछ मॉक क्वेश्चन पेपर अपलोड किया, उसको जरूर देख लीजिएगा। वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, उसको कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है और क्या कमियां हैं मेरे वीडियो में। और अच्छे कमेंट करिएगा, अच्छा करिए, मोटिवेट करिए। तो अभी तक हमने बात किया था, आपसे यहाँ तक बात किया था, प्रायद्वीपी पठार तक की बात की थी, प्रायद्वीपी पठार की बात की थी। प्रायद्वीपी पठार के बारे में अब शुरुआत करनी थी। मैं वीडियो को पुश कर दिया था, इसी पे पॉज कर दिया था। अब मैं बात करने चल रहा हूँ प्रायद्वीपी पठार की। प्रायद्वीपी पठार क्या है, इसकी चर्चा मैंने कर दिया है आपसे। प्रायद्वीपी पठार 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपी पठार त्रिकोणीय आकार का कट्टा फिटा भूखंड है। मैंने बताया था, फिर से मैं छोटा सा बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको बताने के लिए कैसे है। देखिए, प्रायद्वीपी पठार, जैसे ये रहा भारत, अगर आप छोटा सा बना रहा हूँ, ये भारत, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये अरे ये भारत अच्छा नहीं है, अच्छे से नहीं बना। प्रायद्वीपी खंड की बात बना रहे हैं फिर से, ये ध्यान दीजिएगा। ये रहा प्रायद्वीपी भाग, ये रहा। और प्रायद्वीपी भाग पर कैसे है, प्रायद्वीपी पठार कैसे है, कुछ इस तरह से है। एडजस्ट करिएगा, कुछ इस तरह से है। ये मैंने कहा था ये दिल्ली तक जाएगा और फिर ऐसे कटा फिटा है। फिर यहाँ पे मेघालय का पठार है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है, जिसको मैं ग्रीन कलर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट आप देखिए, ये वाला पॉइंट आपका है, यही है कार्बी एवलॉन्ग और मालदा भ्रंश, यही है जिसने मेघालय के पठार को प्रायद्वीपी पठार से अलग किया हुआ। मेघालय का जो पठार है, मेघालय के जो भूखंड है, वो प्रायद्वीपी भाग है, प्रायद्वीपी पठार का भाग है, ये बता चुका हूँ। और चूंकि ये वाला हिस्सा बड़ा अस्पष्ट तरीके से, जहाँ ये मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा ये अस्पष्ट तरीके से, इसीलिए ऊपर उठता हुआ 150 मीटर ऊंचाई से, यहाँ से 150 मीटर मैदान से ऊंचाई उठता हुआ, 150 मीटर ऊंचाई उठता हुआ प्रायद्वीपी पठार त्रिकोणीय आकार का, आपको त्रिकोणा आकार दिख रहा है ना, ये देखिए त्रिकोणा टाइप का है, त्रिकोणीय आकार का है। आगे लिख रहे हैं, आगे लिख रहा है जिसकी ऊंचाई करीब 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली। अब इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं त्रिकोणीय आकार का एक छोटा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो लिखा है मैं उसी को बनाऊंगा। जैसे ये हरे कलर का मैंने बना दिए, मान लीजिए प्रायद्वीपी पठार है। अब रेड कलर पे ध्यान दीजिएगा, कह रहे उत्तर पश्चिम में ये रहा दिल्ली, मैंने बताया अभी जस्ट आपको बताया दिल्ली। कटक अरावली, कटक यहीं पे है, कटक पाकिस्तान में चला जाता है। अरावली पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, ये रहा राजमहल पहाड़ियाँ। पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ, कार्डामम या इलायची पहाड़ियाँ दक्षिण में है। प्रायद्वीपी पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं, बहुत साफ तरीके से मैंने बताया था। उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंगोलांग का पठार इसी भूखंड का विस्तार है, जो कि वह अभी भी मैंने चर्चा किया। प्रायद्वीपी भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पलामू पठार, पलायू लिखा गया है, इसमें पलामू होना चाहिए, पलामू पठार, हजारीबाग पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। इसके बारे में मैं मैप में अलग से वीडियो में डालूंगा, जब मैं इंडिया का मैप में बताने लगूंगा। फिर भी मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ, फिर से मैं बनाता हूँ। जैसे आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर पूरी तरह वीडियो में आप बता दिया करिए, अगले वीडियो का वेट मत कराइए।
क्योंकि हमें थोड़ा सा समझ में कम आता है, किसी ने कमेंट किया था। तो ये रहा, जैसे मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दूसरे कलर से ये रहा। हजारीबाग पठार, पलामू पठार, कर्नाटक ये रहा, कर्नाटक पठार, रांची पठार ये रहा, मालवा पठार ये रहा, और कोयम्बटूर पठार ये रहा। ऐसे सब हैं। इसको आप एटलस खोलिए, एटलस में साफ साफ दिया गया है भैया। भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में, बात पे गौर दीजिए, प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है ये गोंडवाना लैंड का। जो पृथ्वी जब पहले निर्माण हुआ था, जब पृथ्वी एक भूखंड था, भूखंड के बाद उसके दो टुकड़े हुए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के उत्तरी विस्तार से ऑस्ट्रेलिया और भारत का प्रायद्वीपीय भाग एक हुआ करता था। फिर दूसरे विभाजन से प्रायद्वीपीय भाग अलग हुआ और उत्तर की तरफ चला। यही है, ये प्राचीनतम स्थिर भूभाग है, ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। ये बात आगे लिखे होंगे। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर कम होती है। ये मैंने जो अभी मॉक टेस्ट कराया था उसमें सीधे सीधे लाइन बाय लाइन यही क्वेश्चन ही था, एक क्वेश्चन था, मैंने कहा था कि ये लाइन है एकदम। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर कम होती है। अब इसके प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ ये है कि प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं, लगभग मुख्य नदियां हैं जो वो प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। इसका प्रमाण नदियों के बहाव की दिशा से ही पता चलता है, जो मैं अभी बोल दिया आपको। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियां कहाँ गया का नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं। ये आप कर सकते हो, होमवर्क अपना समझ लीजिए। मैंने पिछले क्लास में जो होमवर्क दिया था, आप मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी बंदे ने, किसी भी स्टूडेंट्स ने, आप में से किसी स्टूडेंट ने कमेंट नहीं किया और अभी तक के किसी होमवर्क को कमेंट नहीं किया। इसलिए मैं अभी तक जितने भी होमवर्क दिए हैं उसमें आपको अभी तक मैंने कमेंट नहीं किया। अभी भी आप जाके पूरा वीडियो देखिए और कमेंट करिए। पूरा वीडियो आप नहीं देखोगे तो मेरी मेहनत ख़राब हो रही है। मेरे लिए तो सही है लेकिन आपके लिए ख़राब हो रही है। आज मैं लाइव आया था फेसबुक पे, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पे मेरा नाम आशुतोष पांडे ही है, आप जानते ही हो। आशुतोष पांडे नाम से मैं हूँ फेसबुक पे, आप वहाँ पे जा सकते हो। या मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, केवल और केवल एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जिसके बारे में मैंने आज व्हाट्सएप पे आपको डिटेल दिया है। टेलीग्राम भी ग्रुप का नाम है फ्यूचर विथ आशुतोष। फ्यूचर विथ आशुतोष ग्रुप क्या चैनल है, फ्यूचर विथ आशुतोष, वहाँ पे सर्च करिए, आपको लिंक मिल जाएगी। क्या है कि मैं सबके पास इंडिविजुअल लिंक नहीं भेज सकता हूँ, इसलिए आपको चैनल पे आना पड़ेगा, या खुद सर्च करिए या एक जगह कहीं प्लेटफॉर्म बनाइए जहाँ पे मैं भेज दिया करूँगा। या आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो या कोई अच्छा सा ग्रुप हो, उसमें आप मुझे ऐड कर सकते हो। हाँ, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर 8574627130। प्लीज़ केवल व्हाट्सएप और टेलीग्राम, डोंट कॉल मी। मैंने कहा है मुझे कॉल मत करिएगा, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मुझे कॉल उठाना पसंद नहीं है। किसी का भी कॉल, कोई भी हो, मैसेज करिए। अगर मैं कहूँ कि कॉल करना है तभी आप कॉल करेंगे, मुझे कॉल किसी की भी उठाना पसंद नहीं है। अब कहाँ थे हम? बातें हो रही थी प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम बताने के लिए कह रहे हैं। एनसीईआरटी जो होता है बहुत अच्छे से। मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृति टार, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियाँ, पर्वत स्कंध और नग्न चट्टाने संरचना, टेकरी, पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएं और क्वार्ट्ज भित्तियाँ शामिल हैं। इसमें क्वार्ट्ज भित्तियाँ शामिल हैं, ये लिखा गया है पूरा लाइन बाय लाइन, मैंने क्वेश्चन कराया था। जो प्राकृतिक जल संग्रह का स्थल है, इस पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। ये काली मिट्टी को रेगुर बोला जाता है, रेगुर मिट्टी बोला जाता है। रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ कपास ज़्यादा होता है। आप जाइए, मेरे भारत की मिट्टी और वनस्पति दोनों में मैंने इसकी बात की थी। वहाँ कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कपास के लिए सबसे अच्छी होती है।
इसकी खासियत ये होती है कि पानी को सोख लेता है, पानी के सोखने के बाद ये कालीपन काला रहता है, उसके बाद इसमें दरारें पड़ जाती, स्वतः जुती हुई मिट्टियाँ कही जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन भ्रंश व विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरे हैं। क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, बहुत पहले बना था, इसलिए ये बड़े बदलावों के दौर से गुजरा है, वही बात लिख रहे हैं। भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है। अब भीमा भ्रंश कहाँ पे है अभी बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बार बार भूकंपी हलचलें होती हैं। ये भीमा भ्रंश आपको मैं जब ऑप्शनल का क्लास लूँगा तब मैं अच्छे से बात करूँगा, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। और प्लीज़ अगर कोई जान रहे हो तो कमेंट करिए, आपको अगर पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। और अगर आपको मेरी स्पीड कम या ज़्यादा लग रही है तो यूट्यूब में एक फंक्शन होता है स्पीड बढ़ाने या घटाने का, मैं आराम से पढ़ाता हूँ। अगर आपको जल्दी पढ़ना है, तेज़ आवाज़ में पढ़नी है, जैसे भी पढ़ना है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। चलिए, प्रायद्वीपीय पठार पर धरातल विधाएँ पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तर पश्चिम भाग में नदियाँ व महाखंड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंपल, भिंड, वोरेना खंड इसके उदाहरण हैं। इसके बारे में बहुत बातें करना मुझे नहीं लगता कि यह बहुत ज़्यादा है। अब प्रायद्वीपीय खंड को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया है। प्रायद्वीपीय खंड को 3 भागों में बांट दिया, एक दक्कन का पठार, एक मध्य उच्च पठार और तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार। चलिए अब इनके बारे में धीरे धीरे करके हम देखते हैं। दक्कन का पठार, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल, महादेव पहाड़ियाँ हैं। कौन सा है ये देखिए, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, मध्य वाला बना दे रहा हूँ। उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव हैं। सतपुड़ा, मैकाल और महादेव हैं। पूर्व में पूर्वी घाट है और पश्चिम में पश्चिमी घाट है और दक्षिण में हाँ, पश्चिम घाट का स्थानीय नाम भी बता रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी घाट का स्थानीय तौर पे अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री नाम से जाना जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अनामलाई और इलायची नाम से जाना जाता है। इलायची को कार्डमम बोलते हैं। यह उत्तर और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का एकदम लास्ट छोर है। और जो ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ये गांठ कही जाती हैं, पूर्वी और उत्तरी घाट की गांठ कही जाती है। पूर्वी और पश्चिमी घाट का गांठ कहा जाता है। ध्यान दीजिए, एक पॉइंट में यहाँ पे दूसरे पॉइंट से हट के आपके बात करता हूँ। महेश कुमार बर्नवाल सर हैं जिन्होंने बुक लिखी, बहुत अच्छी बुक लिखी है, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र में सह्याद्री के बजाय पूरे पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री बताया है। इसलिए मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता हूँ कि वो महेश कुमार बर्नवाल किताब पढ़े। अच्छी बुक है लेकिन उसमें बहुत कमियाँ हैं, बहुत माइन्यूट से कमियाँ, आपकी गलतियाँ हो सकती हैं। जैसे उसमें सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्र के बारे में, उनके उद्गम के बारे में गलत लिखा गया है। अब एनसीईआरटी बेस पे गलत लिखा गया है, मैं जाके नहीं देखा हूँ, एनसीईआरटी के बेस पे मैं मान रहा हूँ तो गलत है और आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं। अब इस बात को मैं फिर से बात कर रहा हूँ, जो पश्चिमी घाट है वो गुजरात से लेके केरल तक अविरत है, मतलब कहीं भी कटा फिटा नहीं है। जबकि पूर्वी घाट कई जगह पे कटे पिटे, क्योंकि पश्चिमी घाट से नदियाँ निकलती हैं और ये पूर्वी घाट को काट के बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं, महाखंड बनाती हैं, और इसकी वजह से पूर्वी घाट अविरत नहीं है, पश्चिमी घाट अविरत है। अविरत मीन्स कंटिन्यू। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी 2695 मीटर है। अनाईमुदी 2695 मीटर है। ये सीधे क्वेश्चन आ जाता है, इसमें भी मैं स्टार या इम्पोर्टेंट बना देता हूँ, आप करना। जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई में स्थित है, अन्नामलाई में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा था। ये किसी साल किसी पेपर में आया था, मुझे याद नहीं किस पहाड़ी में किस में आया था। ये लाइन पूरी पूछी गई थी, जो मैं लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पूरी लाइन आई थी किसी पेपर में, मैंने मॉडल किया था या किस में याद नहीं है।
ये मैटर नहीं करता कि कब आया था, मैटर ये करता है कि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी मैं दो चीज़ें आपसे बात कर रहा हूँ, दो चीज़ें नई स्टार्ट करने चल रहा हूँ इस चैनल पे। पहली, मैं मंडे से आपको लाइव क्लासे आने की कोशिश करूँगा। इसके लिए आप मुझे 100 सब्सक्राइबर और बढ़वाइए, क्योंकि मैं 900 सब्सक्राइबर हैं अभी। लाइव क्लासेज होगी, वो भी न्यूज़पेपर एनालिसिस की। और दूसरी चीज़, मैं 24 साल का पेपर सॉल्व करने चल रहा हूँ। 24 ईयर का पेपर जो मैंने एक वीडियो मात्र डाली थी, उसको फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और विथ इस तरह का वीडियो रहेगा। आप लाइव करोगे तो अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूँगा कि वो लाइव में करूँ, बाकी आपके सहयोग के ऊपर डिपेंड करता है। नीलगिरी पहाड़ी में महाद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से हुई है। प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से हुई है, जो पूर्वी घाट अविरत नहीं है, महानदी कृष्णा नदी ने द्वारा अपरदित है। यही बात मैं बोल चुका। जवादी पहाड़ी, कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं। जवादी पहाड़ी, पालकुंडा श्रेणी, नल्ला माला पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, ये हैं। इसके बारे में मैं वेट करिए, मैं आपको जस्ट इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको एक मैप बना के, हैंड राइटिंग से मैप बना के आपको दिखाऊंगा। ऐसे मैं बना नहीं पाऊंगा कैसे है। पूर्वी और पश्चिम घाट नीलगिरी पहाड़ियों के में आपस में मिलते हैं। मैंने यही चीज़ बोला था कि नीलगिरी पहाड़ियों पे ये दोनों घाटें मिलती हैं, ये दोनों पर्वतमालाएं मिलती हैं। मध्य उच्च भूभाग की बात कर लेते हैं, चलिए। मध्य उच्च भूभाग पश्चिम में अरावली इसकी सीमा बनाती है। दक्षिण में सतपुड़ा उत्कृष्ट पठार की श्रेणियां इसे बनाती हैं। समुद्र तल से 600 से 900 मीटर ऊंचाई है। दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। दक्कन के पठार इसकी उत्तरी सीमा बनाते हैं। देखिए, ये रहा मध्य उच्च भूभाग। ऊपर कह रहे हैं कि अरावली है, पश्चिम में अरावली है। पश्चिम इधर है ना, नॉर्थ इधर रहता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ ऊपर की तरफ रहता है, ईस्ट इधर दाहिनी तरफ रहता है, लेफ्ट की तरफ रहता है वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट इधर रहेगा, साउथ इधर रहेगा। ये रहा, इधर है पश्चिम की तरफ अरावली, और दक्षिण की तरफ सतपुड़ा, और ये सब है, सतपुड़ा, मैकाल वगैरह हैं। समुद्र तल से भी ऊंचाई दे दी है। दक्कन का पठार इसकी उत्तरी सीमा बनाता है। हाँ, आगे की है इस श्रृंखला की टूटी फूटी प्रायद्वीपीय खंड। इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है। प्रायद्वीपीय खंड के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, गुजरात के जैसलमेर तक है। यह अनुदैर्य रेत के टीलों और चापाकार बरखान रेतीलों से ढके हैं। बरखान पूछा गया था, अभी मैंने क्वेश्चन करा, उसमें बहुत अच्छे से आया था। बरखान क्या है? बरखान रेत में बनने वाले टीले हैं, चापाकार होते हैं, विशेष प्रकार का है। क्लास आई थिंक ज्योग्राफी की 9th क्लास या 9th क्लास में इसको बढ़िया से वो दिया गया है, इमेज दी गई है, वहाँ पे आप देख सकते हो। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजरा। यह क्षेत्र जो है वो कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजरा है, इसके बारे में आप जानते हैं, गुजर चुका है। जिस कायांतरित प्रक्रिया से गुजरने के कारण संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। आगे चलते हैं। आगे है, समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच में है। उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल, कैमूर श्रेणियां इसी से निकलती हैं। बनास चंबल की एकमात्र सहायक नदी है। चंबल की एकमात्र सहायक नदी बनास है। ये आया है किसी साल पेपर में, यूपीएससी के किसी साल पेपर में आया, मैं सॉल्व किया हूँ, मुझे ईयर नहीं याद है क्योंकि मैं बुक रखा हूँ, बुक से ही सॉल्व करता हूँ, ईयर नहीं याद रखता। बनास के चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी ये लाइन बाय लाइन आया था। पश्चिम में अरावली से निकलती है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में छोटा नागपुर पठार खनिजों का भंडार है। छोटा नागपुर पठार कोई भी खनिज होगा, लगभग सब में छोटा नागपुर का पठार आ जाता है। हम लोग जब हाई स्कूल
हाई स्कूल तक बायो साइंस फील्ड के हुआ करते थे, तो जब खनिजों की बात हुआ करती थी तो सबसे पहले छोटा नागपुर पठार लिख देते थे, तो सही हो जाता था कि ये खनिज कहाँ पाया जाता है, छोटा नागपुर पठार कर देते थे। बचपना था तब हमें कहाँ पता था कि साइंस के बजाय ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए उत्तर पूर्वी पठार की बातें करते हैं। उत्तर पूर्वी पठार क्या है? उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है का भाग है। माना जाता है हिमालय की उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्वी दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियाँ व मेघालय पहाड़ी के बीच में एक भ्रंश घाटी बन गई। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ों द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग हैं। अब देखिएगा क्या बोल रहे हैं कि जब इंडियन प्लेट जो था वो उठ रहा था। इंडियन प्लेट जब उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ खिसकाव हो रहा था, उसी समय ये जो प्रायद्वीपीय खंड का ये वाला भाग था, मेघालय और कार्बी एंगलोंग वाला, इनके बीच में एक भ्रंश उत्पन्न हो गया, भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया, गड्ढा टाइप का बन गया। भ्रंश मतलब दबाव हो गया, धंस गई जमीन, दबाव के कारण धंस गया जमीन। और क्योंकि यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ आती हैं, इन्होंने इसमें जलोढ़ का जमाव कर दिया। ये हरा वाला भाग आप देखिए, इसमें जलोढ़ का जमाव कर दिए, इसमें जलोढ़ का जमाव कर दिए, इसलिए ये वाला भाग और ये वाला भाग के बीच में ये मालदा भ्रंश बन गया, जिससे ये मेघालय का पठार जो उत्तर पूर्वी पठार है वो अलग हो गया। वही चीज़ लिख रहे हैं। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम, मैंने कहा था जनजातियों के नाम पहाड़ियों के नाम पे रखे गए उत्तर पूर्वी के। गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति, खासी पहाड़ी पर खासी जनजाति, जयंतिया पहाड़ी पर जयंतिया पहाड़ी, ये तीनों मेघालय पठार के हिस्से हैं। मेघालय पठार, मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं जिनके कारण, जिनके एक अद्भुत ढंग से व्यवस्थित होने के कारण मासिक राम में विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश होता है। मेघालय के चेरापूंजी के मासिक राम में। असम के कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। वही बात है, छोटा नागपुर पठार की तरह मेघालय का पठार भी कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने, पत्थर, यूरेनियम, चूने का पत्थर, यूरेनियम खनिज का है। ये आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, अक्सर आ जाता है, जब फंसाना होता है तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने कहा है कि 11th की एनसीईआरटी की एक एक लाइन कुरान समझिए आप, कुरान की तरह आपको पढ़ना है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के थ्रू होती है। अब ये मानसून की बातें, मैं दक्षिण पश्चिम मानसून की बातें करूँगा। दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे आती है, ऐसे आती है, फिर ऐसे चली जाती है, वहाँ पे किससे टकराती है, ये बातें बहुत अच्छे से करेंगे। इसको मैं वाइट बोर्ड पे, वो देखिए वाइट बोर्ड है, उस पर मैं पढ़ाऊँगा, वाइट बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इस तरह से इसमें मैप बनाना पड़ेगा। बिना वाइट बोर्ड के मैं जलवायु आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आप टेंशन मत लीजिए बहुत अच्छे से। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका है। चेरापूंजी पर बहुत बारिश होती है, लेकिन यह वनस्पति रहित पठार है, एकदम नंगा पठार है, जो वनस्पति से लगभग वनस्पति नहीं के बराबर है इसमें। अब भारतीय मरुस्थल की बातें करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मरुस्थल। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। क्या होता है ये? हाँ, अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में, ये अरावली है तो ये इधर साइड है, इधर साइड पड़ता है। ऊबड़ खाबड़ भूतल है, जिस पर बहुत से अनुदैर्य रेतीले टीले पाए जाते हैं, जिसमें रेतीले टीले का नाम मैंने बताया था, बरखान हो गया, और भी नाम है। यहाँ पे वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। परिणामस्वरूप यह शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। यह मरुस्थल है, वनस्पति रहित क्षेत्र है। यह स्थलाकृत गुणों के कारण इसे मरुस्थलीय नाम से जाना जाता है। माना जाता है मेसोजोइक काल में यह समुद्र तल का हिस्सा था। मेसोजोइक काल वही है
जब भारत की प्रायद्वीपीय खंड का जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पूर्व की तरफ एशियन प्लेट से टकराने वाली थी, वो खंड है। माना जाता है, देखो, मेसोजोइक काल में यह समुद्र क्षेत्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि आकल में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क में उपस्थित प्रमाणों से हो जाती है ना। अच्छा, जूम करें पहले। जीवाश्मों से हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। आप इसको ये वाली लाइन आप खुल्लर मैम की किताब में भी पा सकते हो। महेश कुमार बर्नवाल ने भी यही लाइन लिखा है, और माजिद हुसैन सर ने भी यही लाइन लिखा हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान की संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसका अपक्षय पवन क्रिया द्वारा भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा इसका अपक्षय और अपर्दन हुआ, जिसमें इससे मरुस्थल बन गए। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें, मरुद्यान हैं। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। सिंध की ओर ढाल जो पाकिस्तान की ओर गया है, कच्छ की ओर ढाल जो अपने गुजरात की ओर आया है। यहाँ अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक हैं। एक लूनी नदी है, यहाँ पे लूनी नदी ये लिखा है। लूनी नदी सबसे महत्वपूर्ण है। ये अल्प वृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। इस लूनी नदी की खासियत ये है कि ये कुछ दूर जाके ये समुद्र में नहीं मिलती। ये ऐसे है ना, अपना भारत का ये जो जम्मू कच्छ का रण है, ये समुद्र में ना आके यहीं कहीं विलुप्त हो जाती है, रेतों में विलुप्त हो जाती है। नदी का पानी कम है और रेत में ये विलुप्त हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। बरसात के दिनों में समुद्र तक पहुंचती है और उसके पहले नहीं पहुंचती। इसकी एक खासियत है, क्वेश्चन आया था, शायद एसएससी में पूछा गया था। यहाँ नदियाँ झील या प्लाया में मिलती हैं। इन प्लाया झीलों का जल खारा होता है, जिससे नमक बनाया जाता है। नमक कैसे बनाया जाता है? जिस नदी के या तालाब का जल, झीलों का जल खारा होता है, उनसे नमक का निर्माण किया जाता है। तटीय मैदान की बात करें, तटीय मैदान क्या है? तटीय मैदान वही है, जैसे ये रहा ना, प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे थे, प्रायद्वीपीय भाग की बात कर रहे थे, ये प्रायद्वीपीय भाग है। उसके बाद जो तटों पे इनके अलावा जो तटीय हैं, ये मैं रेड से बना दे रहा हूँ, ये वाला भाग, ये वाला जो मैं डॉट कर रहा हूँ रेड कलर से, ये वाला है तटीय भाग। तटीय भागों को दो भागों में बांटा जाएगा। एक है पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटीय भाग और एक पूर्वी तटीय भाग। अब पश्चिमी तटीय भाग के बारे में हम चर्चा करते हैं। पश्चिमी तटीय भाग जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है। ये जलमग्न तटीय मैदान क्या होता है? ऐसा विश्वास है पौराणिक शहर द्वारका, जो इसी पश्चिमी तट का पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूब गया। ऐसा द्वारका शहर श्री कृष्ण से जुड़ा है। कल जन्माष्टमी थी, आप पूजा भी किए होंगे, द्वारकाधीश कहे जाते हैं, उनसे जुड़ा हुआ है, पौराणिक नाम है, पौराणिक शहर। उसे बता रहे हैं कि यहाँ पे था और जलमग्न हो गया। जलमग्न होने के कारण पश्चिम तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है। ये लाइन आ जाती है कभी कभी, ये संकीर्ण पट्टी मात्र है और ये पत्तन बंदरगाह के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ उपलब्ध कराता है। क्योंकि ये देखो ऐसे है, मेरी तरफ देखिएगा, ये सीधे ढाल हैं, एकदम संकीर्ण पट्टी है, सीधे ढाल का मैदान है। सीधे ढाल के मैदान के कारण यहाँ का जो जल है, जल और स्थल के बीच में जो समुद्र का जल है वो काफ़ी गहरा है अपेक्षाकृत पूर्वी घाट की। इसलिए यहाँ पे पत्तन यानी कि पत्तन यानी नौका बंदरगाह यहाँ पे बनाना आसान होता है, प्राकृतिक परिस्थिति उपलब्ध कराती है। इसी के कारण ये देखिए यहाँ पे दर्जनों पाए जाते हैं। अगर छोटे मोटे मिला दे तो बहुत सारे बंदरगाह पाए जाते हैं। कांडला, मझगांव, JLN, नवा सेवा, मर्मागांव, मैंगलोर, कोचीन आदि यहीं पे हैं। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तट मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात के कच्छ व कठियावाड़ तट
महाराष्ट्र के कुंकण तट, गोवा तट, महाराष्ट्र का कुंकण तट, गोवा तट, कर्नाटक और केरल में क्रमशः मालाबार तट। अब देखिए ये मैं बनाया मैप, ये रहा गुजरात का कठियावाड़, इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है कठियावाड़, और उसके बाद महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को कहा जाता है कोंकण, कोंकण ना, और इसके बाद ये गोवा तट, गोवा तट, उसके बाद ये कर्नाटक और केरल वाले भाग को कहा जाएगा मालाबार तट। कितना आसान है, कितना आसान है। कोई भी अगर YouTube पे वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले यही बता बता के 5 बार अपनी सीखें काटते हैं, छोटी छोटी बातें बता के। छोटी बातें हैं लेकिन इम्पोर्टेंट बात भी है। पश्चिम तटीय मैदान के मध्य संकीर्ण, अच्छा ये तो हो गया। हाँ फिर से पढ़ते हैं, ये लाइन नहीं हुई। पश्चिम तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इसी तटीय मैदान में, इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कैसे करेंगे भाई, सीधे हैं, एकदम सीधे गिर रहे हैं, छोटा सा मैदान है, पतला संकीर्ण मैदान है, सीधे नदी गिर रही है, तो कैसे बनेगा, नहीं बनता अच्छे से। तो यहाँ पे कयाल स्थगित बनती है। कयाल स्थगित मछली पकड़ने और अंतःस्तरीय नौकायन का प्रयोग किया जाता है। कयाल स्थगित क्या है, जब छोटा सा खंड, ये देखिए जैसे ये रहा अपना भाग, ऐसे छोटा सा प्रायद्वीप टाइप का या कहूँ एक छोटा द्वीप, सटा हुआ द्वीप टाइप का निकल जाता है, तो यहाँ पे नौकायन करते हैं, मछली मारने के लिए इसका उपयोग करते हैं। केरल में पाया जाता है। केरल में नेहरू ट्रॉफी वलाकाली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल केरल में है, जहाँ पे नेहरू ट्रॉफी वलाकाली नौका दौड़ होता है। इसकी आप दक्षिण भारत की पिक्चरें देखिए, उसमें दिखाया जाता है। और ये आप मैप देखेंगे, कोई भी मैप देखेंगे तो केरल में दिखाएगा, एटलस में दिया गया है। आपको एटलस दिखा के मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा मैप, अभी और भी पढ़ाने मैप में, इंडिया का मैप, टेंशन मत लीजिए। पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे तट का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आ जाता है, ये लाइन आ जाती है। पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी गिरने वाली लंबे लंबे डेल्टा बना देती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा आदि। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तायन या पोताश्रय बनाना आसान नहीं होता। अब ये आप पढ़िए कि अंडमान निकोबार में क्या आया था, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं आगे चल रहा हूँ, सीधे आप आते हैं द्वीप समूह पे। द्वीप, अब भारत के द्वीप कौन कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में द्वीप समूह हैं, जिनकी संख्या लगभग 572 द्वीप हैं बंगाल की खाड़ी में। लिख रहे हैं ये द्वीप 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ के बीच में ही हैं, और इनका अगर देशांतरी विस्तार देखो तो 42 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट तक है। लिखा होगा, हाँ ये लिखा है, देखिए ये लिखा है। रीची द्वीप समूह, लंबरीथी द्वीप यहाँ के प्रमुख द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समूह जलमग्न पर्वतों का ही उदाहरण है। ये बहुत ही अच्छी बात याद आ गई। क्या है ये? हिमालय का जो दक्षिणी विस्तार है, इसका नाम है इसका नाम है, सॉरी मैं इसका नाम में थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। ये दक्षिणी विस्तार जब समुद्र आया, समुद्र में यही दक्षिणी विस्तार ही है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण करता है। उसका नाम नहीं याद है। म्यांमार का प्रमुख पर्वत है, दक्षिण भारत का निर्माण करता है, नाम भूल रहा हूँ, चलिए मैं कमेंट करके बता दूंगा आपको। बैरन आइसलैंड यानी बैरन द्वीप भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी है। ये 2018 में क्वेश्चन आया था, और
अनफॉर्चुनेटली मैंने गलत कर दिया था, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो गया। आगे की बातें यहाँ पे आपको द्वीप में दी गई हैं, आप पढ़ लेना एनसीईआरटी। ये चीज़ मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपके पास अगर बुक नहीं भी है तो भी आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मैं आपको पूरी तरह जो पढ़ाऊँगा वो पीडीएफ आपको दे दिया करूँगा। पश्चिम तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप व खूबसूरत पुलिन है। यहाँ द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है और भूमध्य रेखी प्रकार की वनस्पति पाई जाती। संवहनी वर्षा होती है और विषुवत रेखी प्रकार की वनस्पति पाई जाती। भूमध्य रेखी यानी विषुवत रेखी यानी 0 डिग्री, तीनों एक ही चीज़ है। 0 डिग्री कहूँ या भूमध्य रेखी कहूँ या विषुवत रेखी कहूँ, सब एक ही बात है। अरब सागर में द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल हैं। अरब सागर द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप शामिल है। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर तक हैं और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच में बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर दूर से 480 किलोमीटर दूर के बीच में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद आपको ये याद रखना है, पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। ये प्रवाल क्या होता है भाई? प्रवाल ये नया वीडियो पूरा बढ़िया से पढ़ाएंगे, इसको टेंशन मत लीजिए। प्रवाल क्या होता है इसके बारे में। प्रवाल भित्ति होती है, क्या होता है? प्रवाल जीव होते हैं, वो इसमें रहते हैं और उसके बाद होता है। चलिए बस इतनी सी बातें करनी थी आपसे। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब अगला चैप्टर अभ्यास है। अब इसके बाद अगला चैप्टर होगा आपकी अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र के बारे में मैं कुछ बातें किया हूँ और कुछ बातें करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कोशिश अच्छी किया हूँ और मैं समझता हूँ कि आप पूरा वीडियो देख रहे हो। अगर पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो तो जान लीजिए आप मुझे नहीं समझ पाओगे। इसलिए फिर से कह रहा हूँ, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सबको शेयर करिए। बस यही बात करनी थी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।